नमस्ते और राधे राधे शुरू को राधे राधे सभी को। तो बिना कुछ लेट किए हुए सेट 6 स्टार्ट करना है। ठीक है। अभी तक आपको मालूम होगा कि सेट 5 जो है, सेट 5 ख़त्म हो गया है। ठीक है। और इसकी पीडीएफ सेट 1 टू सेट 5 की जो पीडीएफ है ऑन रिक्वेस्ट में आज शाम में चैनल पे डाल दूंगा। ठीक है। बिना कुछ लेट किए हुए सेट 6 स्टार्ट करते हैं। ठीक है। तो चलिए पहला है, और इसका जो इंट्रोडक्शन है वो देख लीजिए पहले। ये क्या है आपको, इंट्रोडक्शन टू सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट। ठीक है। ये आपको जो है इसका आपको वो होने वाला है हेडर। अब चलिए, द वेस्ट जनरेटेड फ्रॉम स्कूल हॉस्पिटल एंड प्रिजन। क्या बोल रहा है, स्कूल से, हॉस्पिटल से और प्रिजन से जो वेस्ट जनरेट होता है, गवर्नमेंट सेंटर से भी, उसको हम लोग इंस्टीट्यूशनल वेस्ट बोलते हैं। नेक्स्ट, द सोर्स ऑफ सॉलिड वेस्ट लाइक पेपर, कार्डबोर्ड, प्लास्टिक, वुड वेस्ट आर रेजिडेंशियल, कमर्शियल, इंस्टीट्यूशनल। देखो, ये जो वेस्ट होते हैं ना, जैसे पेपर हो गया, कार्डबोर्ड हो गया, फूड हो गया, फूड वेस्ट हो गया, तो उनको क्या बोलते हैं हम, यूबिक्यूटस वेस्ट बोलते हैं। एक वर्ड है, यूबिक्यूटस वेस्ट बोलते हैं। ठीक है ना। और देखो, अगर ये पेपर की बात है और फूड वेस्ट की बात है, तो ये तो रेजिडेंशियल, कमर्शियल और इंस्टीट्यूशनल, जहाँ जहाँ ह्यूमन इन्वॉल्वमेंट होगा, जहाँ जहाँ आपका ह्यूमन इन्वॉल्वमेंट होगा, वहाँ पे ये तीनों चीज़ें होंगी। ठीक है। तो इसका आंसर ऑल है। ठीक है, कि इन तीनों जगह से सारी चीज़ें निकल सकती है, पॉसिबिलिटी है। द सोर्स ऑफ सॉलिड वेस्ट इज़ नॉट कैटेगराइज एज म्यूनिसिपल सॉलिड वेस्ट, इज़ नॉट। कोई ऐसा सोर्स ऑफ सॉलिड वेस्ट है जो नहीं कैटेगराइज्ड है, कौन सा? तो एग्रीकल्चर को हम लोग नहीं लेते म्यूनिसिपल सॉलिड वेस्ट में। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज बायोडिग्रेडेबल वेस्ट फॉर, कौन सा है? तो आपको पता है मैं इसको क्या, किसका आंसर देने वाला हूँ, गार्बेज। मैं आपको बताया हुआ ना गार्बेज में क्या क्या आता है, आप देख लेना। जो भी पेट्रोसेबल है, जो सड़ने वाला है, लिख देता हूँ। यूट्रोसेबल जो वेस्टेज हैं, वेट्स, जो सड़ने वाले वेस्ट हैं, वो आपको गार्बेज में आ जाएंगे। द परसेंटेज ऑफ कंस्ट्रक्शन एंड डिमोलिशन वेस्ट। अच्छा, एक देखो, एक चीज़ और बोलना है कि यहाँ से जो है ना, ये जो सेट 6 स्टार्ट हुआ है, यहाँ से स्टैंडर्ड बुक के क्वेश्चन स्टार्ट हुए हैं। कहने का मतलब, जब भी हम, जैसे फॉर एग्जांपल बीपीएससी को एग्ज़ाम हुआ था, एई का एग्ज़ाम हुआ या कोई सा भी एग्ज़ाम हुआ, तो जो क्लेम वाला टाइम आता है उसमें हम स्टैंडर्ड बुक खोजते हैं, स्टैंडर्ड बुक के रेफरेंसेस खोजते हैं, जिसको जो आयोग एक्सेप्ट करता है। ठीक है, जो राइटर्स द्वारा लिखे गए। तो ये उन्हीं स्टैंडर्ड बुक में से कोई एक बुक है, और उससे एक सारे क्वेश्चन ट्रांसक्राइब करके निकाले हुए हैं। क्वेश्चन नंबर 6, सेट 6 से सेट 11 तक चलेंगे। तो जो इसकी आंसर की है, वो बहुत ही रेयर चांसेस है कि इसमें से आंसर को गलत निकलेंगे, बट स्टिल, जैसे इसी में 4 क्वेश्चन मुझे मिले हैं, तो वो मैं डिस्कस करूँगा कि कौन कौन से क्वेश्चन है और जहाँ मुझे क्या डाउट लगता है मैं बताऊँगा। बट बहुत ही रेयर चांस होता है कि कोई आंसर की गलत हो। ठीक है ना। तो जहाँ पे डाउट लगेगा, क्योंकि मैंने क्या किया है कि मैं, देखो, मैंने इनका जो, जैसे मान के चलो यहाँ 95 क्वेश्चन है। ठीक है। मुझे यहाँ पे 4 क्वेश्चन में डाउट है कि भाई ये 4 जो क्वेश्चन है, वो क्यों डाउट है, क्योंकि पहले मैं क्या करता हूँ, ट्रांसक्राइब करता हूँ। तो बहुत टाइम टेकिंग चीज़ है, क्योंकि फिर गलत आंसर बताना थोड़ा सा मुश्किल लगता है। 4 क्वेश्चन है, पिछले बार देखा ना एनारोबिक, और जो क्वेश्चन नंबर सेट 3 का क्वेश्चन 24, 25, 26, जो आपको एनारोबिक वर्सेस एरोबिक वाले में। ठीक है। और वो कंपैरिजन का क्वेश्चन था, इसलिए शायद वो एक स्लिप हो गया मेरे से बोलने में। तो आपको क्या करना है, एरोबिक और एनारोबिक का, वैसे तो मैंने करेक्ट कर दिया वहाँ पे, बट एरोबिक और एनारोबिक के बीच का प्रॉपर चार्ट बनेंगे डिफरेंस का, जो डाइजेशन, जैसे एनारोबिक का स्लोअर डाइजेशन होता है, एरोबिक का फास्ट डाइजेशन होता है, क्योंकि उसको सफिशिएंट ऑक्सीजन मिलता है। ठीक है ना। तो वो चीज़ें आपको एक बार लिखना पड़ेगा कि ओडोरस कौन सा है, कौन सा नहीं है। एक चार्ट बनाइए, बहुत इंपॉर्टेंट है। ऐसे 2 बार बोला हुआ था, फिर भी बनाया होगा नहीं। ठीक है। तो इसमें बताता हूँ मैं, इसमें 95 में मुझे 4 क्वेश्चन मिले। अब इस 4 क्वेश्चन का मैं आपको बताऊंगा कि कहाँ से मैंने रेफरेंस देखा, तो मुझे ये डिटेक्ट कैसे हुआ। चलो, आंसर की मैं 95 क्वेश्चन का जो आंसर की दिया हुआ वो ठीक है। मैंने इस 95 ट्रांसक्राइब्ड क्वेश्चन को पहले चलाया कहाँ पे, जेमिनाई में। ठीक है। उसके बाद मैंने चलाया डीप सीक में। ठीक है। उसके बाद मैंने चलाया कहाँ पे, चैट जीपीटी में। मेरा भाई सीएस से है, तो उसके पास 2 का, इसका जेमिनाई का और इसका, इस दोनों का पेड है। ठीक है ना। डीप सीक का नहीं है, डीप सीक ओपन सोर्स से मैंने लिया, तो वो मैंने चलाया। तो इसमें क्या है, सारे के सारे आंसर की मैच करके, बस 4 छोड़ के। ठीक है। और एग्जैक्ट आप मानोगे कि एआई की एक्यूरेसी कितनी है, वो 4 का जो है उसमें से एक ऑप्शन सही में गलत है इसमें, अगर हम डेटा देखें तो।
ठीक है, वो आएंगे हम लास्ट में, ठीक है। तो इसीलिए जो भी थोड़ा टाइम लगता है, बट मैं आपके साथ थोड़ा सा जेन्युइन आंसर के लाने की कोशिश करता हूँ। बाकी इसमें बहुत रेयर चांस है कि बुक में गलत होगा, ये आपके सामने साबित भी हो गया है। इसमें एक ऐसा है जो ऑलरेडी ठीक ठाक है, तो 92 क्वेश्चन के ऑलरेडी करेक्ट आंसर है, ठीक है। बाकी डिबेटेबल है, नॉट रॉन्ग नहीं है, डिबेटेबल है, ठीक है। और जैसे यही क्वेश्चन देख लो, मैं एक बात कर रहा हूँ, इसका इस पर शक नहीं था। जैसे ये परसेंटेज ऑफ कंस्ट्रक्शन डिमोलिशन वेस्ट है, ठीक है ना। अब यार ये तो 5-6 साल पुरानी बुक होगी, तो उस समय का और आज का थोड़ा थोड़ा अलग अलग क्राइटेरिया होगा। तो उस समय भी 10 to 15% था, अभी देख रहे हैं तो 10 to 20% बता रहा है, ठीक है। बट ये डेटा देखना पड़ेगा, ठीक है। जहाँ भी डेटा आ रहा है वो तो देखना पड़ेगा आपको, क्योंकि पुराना डेटा है, इसमें गलत सही की बात नहीं होती है। आप इसको सही करेंगे। और मैं बताता हूँ, टोटल सॉलिड वेस्ट, ठीक है, टोटल सॉलिड वेस्ट जो जनरेट होता है इंडिया में, टोटल सॉलिड वेस्ट में आपका होमवर्क है, ये एक स्लिप है, उस पर लिखो साइड में और चिपका दो नोट्स में। उसमें ई वेस्ट कितना जनरेट होता है, कितना परसेंट, वाट परसेंट ई वेस्ट, ठीक है। हजार्डवस वेस्ट कितना परसेंट जनरेट होता है, ठीक है ना। बायोमेडिकल वेस्ट कितना परसेंट जनरेट होता है, वो आपको पीआईबी निकालती है, मैं ये भी बता देता हूँ, ठीक है। तो आप वो भी करेंगे और पूरा डेटा आप उसको कलेक्ट करेंगे और टेलीग्राम चैनल पे मेरे पोस्ट कर देंगे कि मैंने करके बता दिया ऑथेंटिक सोर्स से। दिस इज़ योर होमवर्क, मज़ा भी आएगा और आपको थोड़ा इंटरेस्ट भी लगेगा। क्वेश्चन नेक्स्ट पे आते हैं। द रिकमेंडेड ट्रीटमेंट मेथड फॉर ह्यूमन एनाटॉमिकल वेस्ट, ठीक है। सर्जरी वर्जरी से कोई ह्यूमन पार्ट है, ठीक है, उसको क्या करते हैं, सीधा इंसिनरेट कर देते हैं, नो फर्दर डिबेट। उसके बाद द रिकमेंडेड ट्रीटमेंट मेथड फॉर वेस्ट सच एज नीडल्स, अच्छा बाय हॉस्पिटल वेस्ट ही है, सिरिंजेस, स्कैल्पल, ब्लेड्स etc आर रिक्वायर्ड टू अंडरगो केमिकल ट्रीटमेंट। तो हम जब इसको डिस्कार्ड करते हैं तो केमिकल ट्रीटमेंट तो देते ही हैं, बट साथ में ऑटोक्लेविंग करते हैं। ऑटोक्लेविंग क्या, आपको लो थर्मल ट्रीटमेंट करते हैं, लो थर्मल ट्रीटमेंट भी करते हैं इसका, ठीक है। कमिंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, द अनट्रीटेड बायोमेडिकल वेस्ट। क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि अनट्रीटेड, ठीक है, बायोमेडिकल वेस्ट शुड नॉट बी स्टोर्ड इन द प्रेमाइसेस बियॉन्ड ऑफ 48 आवर्स। अगर कोई ऐसा बायोमेडिकल वेस्ट है जो आप अनट्रीटेड अपने पास रखे हुए हो, ठीक है, रखे हुए हो, तो आप 48 आवर्स तक मैक्सिमम रख सकते हो बायोमेडिकल वेस्ट जो अनट्रीटेड है। उसके बाद आपको अपने प्रेमाइसेस में नहीं रखना है, डिस्कार्ड कर देना है। आई होप क्लियर होगा। बल्क डेंसिटी ऑफ सॉलिड वेस्ट ऑप्टेन इन इंडिया, ठीक है, तो ये 400 से 600 इस बुक में दिया हुआ है, इसको चेक करिएगा, ठीक है। बल्क डेंसिटी इसका 40 है। अगर बल्क डेंसिटी है ये एक्चुअली मेरे हिसाब से ठीक ही अभी भी आएगा आपको 400-600 kg पर मीटर क्यूब। बल्क डेंसिटी ऑफ सॉलिड वेस्ट ऑब्टेन्ड इन विच कंट्री इज लोएस्ट, लोएस्ट कहाँ पे, यूनाइटेड स्टेट में, डेवलप्ड है, डेवलप्ड ईडी, डेवलप्ड कंट्री है, ठीक है। तो जो 10 का आंसर है वो ए है, ठीक है, पर चेक कर लें, बिल्कुल सही है। द बल्क डेंसिटी ऑफ फूड वेस्ट जो होता है वो 353 से 401 होता है, kg पर मीटर क्यूब में ही होगा। हाईएस्ट मॉइस्चर कंटेंट ऑफ कंपोनेंट ऑफ म्यूनिसिपल सॉलिड वेस्ट, वो मेरे हिसाब से फूड वेस्ट में ही होना चाहिए। सबसे ज़्यादा मॉइस्चर कंटेंट सॉलिड वेस्ट में सबसे ज़्यादा, अब फूड वेस्ट या वुड, अरे वुड नहीं यार, वुड वेस्ट, पढ़ने में मिस्टेक, फूड वेस्ट नॉट वुड वेस्ट, ठीक है। फूड वेस्ट में सबसे ज़्यादा आपको मॉइस्चर कंटेंट जो है देखने को मिलेगा। लोएस्ट मॉइस्चर कंटेंट पूछ रहा है आपको इस सॉलिड वेस्ट वगैरह में से किस में देखने को मिलेगा, तो ए बी सी दिया हुआ और डी में ऑल है ऑप्शन, और डी ही करेक्ट है, ठीक है। क्यों, क्योंकि देखो जो प्लास्टिक है, रबर है और ग्लास है, इसमें पोरोसिटी और माइक्रोस्कोपिक लोग नहीं जाते हैं, तो पोरोसिटी ना के बराबर होती है, ठीक है। तो उस कंसेप्ट में इसको लेके चला है, तो इसमें लोएस्ट मॉइस्चर कंटेंट, हालांकि जब एक्सपोज कंडीशन कुछ होगा तो उसमें कुछ ना कुछ मॉइस्चर रिटेन कर सकता है, बट अगर ऐसा देखा जाए तो ये आपको लोएस्ट मॉइस्चर कंटेंट में तीनों चीज़ आ रही है। डी ऑप्शन ऑल इज द करेक्ट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। द प्रॉक्सिमेट एनालिसिस, देखो दो तरह की एनालिसिस होती है, एक अल्टीमेट होती है, एक प्रॉक्सिमेट होती है, दोनों बताया जा चुका है। द प्रॉक्सिमेट एनालिसिस ऑफ कंबसिबल, ठीक है, जो जलने वाले कंपोनेंट है, ऑफ म्यूनिसिपल सॉलिड वेस्ट, उसमें क्या क्या आता है। प्रॉक्सिमेट एनालिसिस में आपसे पूछ रहा है कि क्या क्या आता है। तो 14 में देखो प्रॉक्सिमेट एनालिसिस में मॉइस्चर भी आता है, वोलाटाइल में कंबसिबल मटेरियल, फिक्स कार्बन भी आता है। तो जो 14 का आंसर है वो डी है, यानी कि ऑल ऑफ द अबव ऑप्शंस, जो भी ऑप्शन चारों दिए हुए हैं वो सारे करेक्ट हैं, ठीक है। क्या है कि द प्रॉक्सिमेट एनालिसिस फॉर कंबसिबल कंपोनेंट ऑफ सॉलिड वेस्ट पूछ रहा है आपसे, ठीक है, ऑल है।
तो हम लोग क्या करते हैं, केमिकल कंपोजिशन ऑफ वेस्ट देखते हैं। ठीक है, इट इन्वॉल्व्स 4 की टेस्ट: मॉइस्चर कंटेंट, वोलेटाइल कंबसिबल मैटर, फिक्स कार्बन एंड ऐश कंटेंट भी होता है। ठीक है, यहाँ पे ऐश कंटेंट छूट गया है, छूट मतलब ऑप्शन में नहीं है, मैं आपको ऐसे बता रहा हूँ कि ये भी होता है। ठीक है, उसके बाद देखो, टिपिकल फ्यूजन टेम्परेचर फॉर द फॉर्मेशन ऑफ क्लिंकर। क्लिंकर, ठीक है, क्लिंकर आपको याद होगा बिल्डिंग मटेरियल से। तो टिपिकल फ्यूजन टेम्परेचर फॉर द फॉर्मेशन ऑफ क्लिंकर पूछा है सॉलिड वेस्ट के लिए, लेकिन वहाँ पे सीमेंट नहीं है, यहाँ पे सॉलिड वेस्ट है। ठीक है, तो फॉर्मेशन ऑफ क्लिंकर फॉर सॉलिड वेस्ट के लिए उसका जो प्रॉपर टेम्परेचर आपको 1100 से 1200 डिग्री सेंटीग्रेड बताया है। डबल चेक करेंगे आंसर को, आंसर ठीक है, 1100 से 12 डिग्री सेंटीग्रेड। ठीक है, द मैक्सिमम एनर्जी कंटेंट ऑफ म्यूनिसिपल सॉलिड वेस्ट इज, द मैक्सिमम एनर्जी कंटेंट ऑफ म्यूनिसिपल सॉलिड वेस्ट इज कहाँ पे आएगा, किस में मिलेगा। ठीक है, सवाल ये है। ठीक है, तो सबसे ज़्यादा पेपर से मिलेगा, प्लास्टिक सबसे ज़्यादा रबर से मिलेगा। ठीक है, ठीक है, इसको बर्न करेंगे तो सबसे ज़्यादा एनर्जी कंटेंट इसमें आपको देखने को मिलेगा, जो कि प्लास्टिक है आपका, सॉरी प्लास्टिक है, प्लास्टिक। फिर से देखो, ठीक है, आपको प्लास्टिक से मिलेगा, तो 16 का जो आंसर है वो प्लास्टिक है। हाँ, ठीक है, जो एनर्जी कंटेंट होता है, अब इसको ऐसे आप बोलो, एनर्जी बोले, कहीं कहीं पर आपको कैलोरीफिक वैल्यू भी देखने को मिलेगी लिखा हुआ, कैलोरीफिक वैल्यू भी देखने को मिलेगा। ठीक है, डिपेंड्स ऑन द हाइड्रोकार्बन कंटेंट। ठीक है, इसके अंदर जितना हाइड्रोकार्बन होगा उस पर डिपेंड करता है कैलोरीफिक वैल्यू। प्लास्टिक्स आर डिराइव्ड फ्रॉम पेट्रोलियम, ठीक है, ऐसा कहा जा रहा है, एंड हैव द हाईएस्ट हीटिंग वैल्यू। ठीक है, अप्रॉक्सीमेटली 30,000 टू 40,000। ठीक है ना, 30,000 टू 40,000 किलो जूल पर केजी ये होता है प्लास्टिक का। ठीक है ना, और ये पेपर और वुड से तो बहुत ज़्यादा होता है, तो डेफिनेटली द आंसर इज व्हाट, प्लास्टिक। ठीक है, आगे चलें। द टर्म म्यूनिसिपल सॉलिड वेस्ट इज जनरली यूज टू डिस्क्राइब। ठीक है, जो म्यूनिसिपल सॉलिड वेस्ट है वो जनरली जो हम लोग क्या बोलते हैं, ठीक है, तो उसको क्या बोलते हैं, वेस्ट फ्रॉम प्राइवेट होम्स, कमर्शियल एस्टेब्लिशमेंट एंड इंस्टीट्यूशंस। ठीक है, वेस्ट फ्रॉम प्राइवेट होम्स, कमर्शियल एस्टेब्लिशमेंट्स एंड इंस्टीट्यूशंस। और इसमें क्या नहीं आता, देखो अगर एक्सक्लूड आपसे पूछ दिया, आपसे एक्सक्लूजन पूछ दिया, तो आप क्या बोलोगे कि इसमें कौन कौन सा नहीं आता है। ठीक है, इंडस्ट्रियल नहीं आता। ठीक है, इंडस्ट्रियल नहीं आता। ठीक है, माइनिंग नहीं आता। ठीक है, एग्रीकल्चर नहीं आता, तो ये तीनों नहीं आता। ठीक है, इंडस्ट्रियल नहीं आता, माइनिंग नहीं आता, एग्रीकल्चर नहीं आता। ठीक है, नेक्स्ट चलेंगे। हाँ, तो देखो इसमें कहाँ है, ये काटो, ये काटो, ये काटो। द मोस्ट सीरियस इन्वायरमेंटल इफेक्ट पॉजेज बाय हजार्डस वेस्ट। ठीक है, द मोस्ट सीरियस इन्वायरमेंटल इफेक्ट पॉज्ड बाय हजार्डस वेस्ट, सबसे ज़्यादा जो सीरियस इफेक्ट होता है वो क्या होता है, वो होता है आपको कंटामिनेशन ऑफ ग्राउंड वाटर। ये गया तो सब गया। ठीक है, ये गया तो सब गया। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। आपको प्रॉब्लम ऑफ सॉलिड वेस्ट डिस्पोजल। ठीक है, द प्रॉब्लम ऑफ सॉलिड वेस्ट डिस्पोजल कैन बी रिड्यूस थ्रू, जो सॉलिड वेस्ट डिस्पोजल का प्रॉब्लम है उसको हम लोग कैसे रिड्यूस कर सकते हैं। ठीक है, तो इसका जो बेस्ट ऑप्शन है वो तो रिसाइकिल ही होना चाहिए, और रिसाइकिल भी है भी। ठीक है, चलिए। metals are produced as waste industry, like metals are produced as waste in industries like skiing, mining, electroplating और digging। ठीक है, तो वो electroplating is the correct answer, electroplating is the correct answer। ठीक है, next, what is the order of waste management hierarchy from most to least forward favored। ठीक है, सबसे ज़्यादा हमें क्या फेवरेबल चीज़ लगती है और सबसे कम चीज़ हमें लगती है, उस लाइन में हमें उसको जो है रखना है। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, प्रिवेंशन करते हैं, नहीं बोलते प्रिवेंशन इज़ बेटर देन क्योर, तो प्रिवेंशन करते हैं। देन हमारा क्या है, रीयूज़ है, फिर रिसाइकल है, देन डिस्पोजल है। तो दिस इज़ द बेस्ट ऑप्शन, प्रिवेंशन, रीयूज़, रिसाइकल एंड डिस्पोजल।
ठीक है, ये आपका हो गया। चलिए, उसके बाद आते हैं व्हाट इज़ जियोनेट। अब यही वो क्वेश्चन है जहाँ पे मैं थोड़ा सा आपसे डिस्कशन करूँगा। चाय भी आ गई है, एक सेकेंड, जस्ट 10 सेकेंड का ब्रेक लेते हैं। देखो जियोनेट जो होता है ना, जियोनेट ये एक्चुअली ईएससी में भी आया हुआ है, तो इसमें वैसे ज़्यादा डिफरेंट नहीं है। अगर मैं ईएससी के पॉइंट ऑफ व्यू से चलूँ, या वहाँ पे जियो टेक्सटाइल आता है ऐसा कुछ करके, तो उसमें चलो तो वहाँ पे जो साफ साफ लिखा हुआ है कि जो सॉइल के अंदर एक स्ट्रक्चर में डाल देते हैं तो वहाँ से क्या करता है, ड्रेनेज ऑफ लिक्विड करता है। ठीक है, अब ये ऑप्शन जो है बी ऑप्शन, वो आप देखो कि बहुत ज़्यादा अप्रोप्रिएट है। ठीक है ना, अब अगर ऐसे सर्च करोगे तो उसमें सर्च में लिखता है कि लेटरल ड्रेनेज ऑफ लेटरल ड्रेनेज ऑफ व्हाट, गैस एंड लिक्विड दोनों लिखता है। ठीक है, अगर हम इसको सिविल इंजीनियरिंग के प्रोस्पेक्ट में देखें, ठीक है, तो वहाँ पे लिक्विड वाला बात सही होता है, सरफेस जो सब सरफेस है ड्रेनेज के लिए इस्तेमाल करते हैं। मगर अगर सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट में देखें, अगर डिकम्पोजिशन वगैरह हो रहा है तो वहाँ से गैस और लीचेट ये दोनों चीज़ प्ले में आते हैं। तो इसका जो आंसर मैं आपको बता देता हूँ, ठीक है, इसका जो आंसर है वो ए दिया है बुक में, ये जो है वो बुक में दिया है, और बाकी सारे सोर्स जो हैं बुक में वो बोल रहे हैं कि दोनों है। ठीक है, गैस और लिक्विड दोनों लिख दिया है, कुछ सोर्स हैं वो दोनों बता रहे हैं, बोथ। ठीक है, और अगर कोर सिविल के प्रोस्पेक्टिव से देखो तो ओनली लिक्विड है। ठीक है, ऑब्वियस ही बात है, जियो टेक्सटाइल हम सब सरफेस ड्रेनेज के लिए वहाँ पे एक पॉइंट लिखा हुआ है, पीवाईक्यू में भी एक बार आया हुआ है। तो ये थोड़ा सा जियोनेट आप सब अपनी तरफ से थोड़ा सा देखेंगे कि सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट के पर्सपेक्टिव में जियोनेट क्या है। बुक में आंसर इसका ए दिया हुआ है, गैसेस। ठीक है, नेक्स्ट, इन ए लीचेट कलेक्शन सिस्टम व्हाट इज द स्लोप ऑफ लीनियर। ठीक है, जो स्लोप होता है 2 to 8% इसका हम रखते हैं। वो लीचेट कलेक्शन सिस्टम आप सोचो कैसे रहता है, थोड़ा सा स्लोप दे देते हैं। ठीक है, ताकि जो भी डिकम्पोज होकर जो लिक्विड आ रहा है ना, वो ऐसे थोड़ा सा उसको एक प्रॉपर डायरेक्शन में हम लोग क्या करें, ड्रेन करवा लें और कलेक्ट कर लें फर्दर डिस्पोजल के लिए। ठीक है, उसके बारे में आपसे पूछ रहा है कि व्हाट इज द स्लोप ऑफ लीनियर, वो 2 to 8% हम लोग रखते हैं। हाउ डू यू रिमूव लीचेट फ्रॉम लैंडफिल। लैंडफिल से लीचेट को कैसे रिमूव करते हैं, बाय ग्रेविटी, बाय पंपिंग फ्रॉम लो पॉइंट्स। ठीक है, दोनों तरीका है। अगर पॉसिबल है तो ग्रेविटी से भी करवा लो, और अगर बहुत ही लो पॉइंट पे है जहाँ से आपको फ्रॉम ग्रेविटी से नहीं हो पाएगा या बाय एनी मीन्स नहीं हो पाएगा, वहाँ पे बाय मैकेनिकल मीन्स लगा के पंपिंग करवा लेते हैं, तो सी ऑप्शन इज करेक्ट। डबल लाइनर सिस्टम की बात कर रहा है। इन ए डबल लाइनर सिस्टम व्हाट इज द डेप्थ एंड कोफिशिएंट ऑफ परमेबिलिटी फॉर कॉम्पैक्टेड सॉइल। परमिएबिलिटी क्या है, पानी आपका सॉइल में एंटर कर रहा है और कुछ भी नहीं है। ठीक है, परमिएबल है ऐसे कहते हैं ना, परमिएबल है कि नहीं, वो अंडर इंटर करेगा कि नहीं। तो व्हाट इज डेप्थ एंड कोफिशिएंट ऑफ परमिएबिलिटी फॉर कॉम्पैक्टेड सॉइल, यानी कि कॉम्पैक्ट करके सॉइल को हमने डेंस कर दिया है। ठीक है, डेंसिटी बढ़ा दी है कॉम्पैक्ट करके। तो डबल लीनियर सिस्टम में जो आपसे पूछ रहा है कि कोफिशिएंट ऑफ डेप्थ और के की वैल्यू क्या है। ठीक है, तो ये जो है आपको इसकी जो वैल्यू होती है 3 फीट और 3 फीट है कहीं पे, हाँ, और 3 फीट है, और के रेज टू द पावर के इज इक्वल टू, वहाँ पे थोड़ा सा ये वो ले लेता है। ठीक है, 10⁻⁻⁷ ये है। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट आर द मेथड्स इन विच एनर्जी कैन बी रिकवर्ड फ्रॉम वेस्ट टू एनर्जी। ऐसे कौन से मेथड है जो एनर्जी हम वेस्ट टू एनर्जी हम रिकवर कर सकते हैं। तो भैया देखो क्या है, ऑप्शन दिया है, पहला ऑप्शन है कि बाय वन, ऐसे छोड़ो, ये ऑप्शन गलत दे दिया है। ऑप्शन नंबर ए क्या दिया हुआ है
ठीक है, 1 and 2, 1 and 2 दिया हुआ है। ऑप्शन बी आपको क्या दिया हुआ है, 2 and 3 दिया हुआ है। ठीक है, ऑप्शन सी क्या दिया हुआ है आपको, 1 2 3 दिया हुआ है। ठीक है, और ऑप्शन डी क्या दिया हुआ है आपको, एंड नोटा दिया हुआ है, नन ऑफ द अबव। ठीक है, पूछ रहा है व्हाट आर द मेथड्स इन विच एनर्जी कैन रिकवर फ्रॉम वेस्ट टू एनर्जी। ठीक है, तो हीट, इलेक्ट्रिसिटी और कोजेनरेशन, ये तीन चीज़ें लिखी हुई है और आपसे पूछ रहा है करेक्ट आंसर क्या है। भाई तीनों से कर, हीट से भी कर सकते हैं, इलेक्ट्रिसिटी से भी कर सकते हैं, कोजेनरेशन से भी किया जा सकता है। तीनों आंसर आपका जो है वो करेक्ट है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग रिसाइकलिंग इज रॉन्ग। पूछ रहा है रिसाइकिल को लेके आपको कौन सा लग रहा है कि इन चारों ऑप्शन में से गलत है। ठीक है, सेव प्रीसियस रिसोर्सेज, ये तो ठीक है ना, रिसाइकिल करते हैं तो हम प्रीसियस रिसोर्सेज का थोड़ा माइनिंग कम करते हैं, सेव हो जाता है। रिक्वायर स्टेबल मार्केट, ठीक है, तभी कर पाओगे। इम्प्रूव इफिशियंसी ऑफ ट्रीटमेंट प्रोसेस, ये भी ठीक है। आपसे पूछ रहा है रॉन्ग पूछ रहा है ना, तब तो डी ऑटोमेटिक हो गया। इंक्रीज द नीड ऑफ माइनिंग, इंक्रीज द नहीं, यहाँ इंक्रीज नहीं, यहाँ पे डिक्रीज होगा, डिक्रीज द नीड ऑफ माइनिंग वर्जिन मटेरियल्स। ठीक है, चलिए। व्हाट इज़ द मोस्ट एक्सपेंसिव कंपोनेंट ऑफ सोइल वेस्ट हैंडलिंग। व्हाट इज़ द मोस्ट एक्सपेंसिव कंपोनेंट ऑफ, सबसे एक्सपेंसिव कलेक्शन होता है। दिस इज PYQ, आंसर इज सर्टिफाइड। व्हाट इज़ द प्रोसेस फ्लो। देखो बोलोगे, ठीक है, 100 तर्क पड़ेगा। ठीक है, कि स्टोरेज में रखने में ज़्यादा टाइम लग जाता है, ट्रीटमेंट में तो पता नहीं क्या क्या लगता है, कौन केमिकल प्लांट में रखते हैं फिर बाहर निकालते हैं। कलेक्शन एक जगह का कलेक्शन नहीं है भाई साहब। ठीक है, आप कलेक्ट कर रहे हो, पहले आपके जो अगर सोर्स रिडक्शन होता है तो ठीक है, नहीं तो पहले आपके घर से कलेक्ट हो रहा है, घर से कलेक्ट होके कहीं फैसिलिटी पे जा रहा है, वहाँ से भी 2 जगह जा रहा है। ठीक है, तो जो जो आगे वाले हैं वो पीछे वाले को कलेक्ट करते ही जा रहे हैं। तो एक पॉइंट नहीं कि यहाँ से कलेक्ट करके वहाँ फेंक दिया, खत्म हो गई बात। देर आर मल्टीपल पॉइंट ऑफ कलेक्शन, उसमें फ्यूल जाता है, गाड़ियाँ लगती है लाखों लाखों की। ठीक है, आपको एम्प्लॉय करना पड़ता है लोगों को। तो इन सारे को कंपेयर करोगे तो ट्रीटमेंट क्या करते हैं, यहाँ सारा ला के एक जगह इकट्ठा कर देते हैं, वहाँ बस ट्रीटमेंट होता रहता है, तो जो यूनिट है वो ऑलरेडी पहले से डिजाइन रहता है। स्टोरेज कैसे, तो कलेक्शन जो क्या नहीं, आपको एक्टिव वर्क है ये, दिस इज एक्टिव वर्क, कलेक्शन इज एक्टिव वर्क। तो यहाँ पे आपको ह्यूमन रिसोर्स भी लगता है, आपको जो आपका जो मैकेनिकल रिसोर्स भी लगता है, हर तरह का चीज़ें लगता है। दैट इज वाई कलेक्शन इज द मोस्ट एक्सपेंसिव कंपोनेंट ऑफ सॉलिड वेस्ट हैंडलिंग। 29। व्हाट इज द प्रोसेस फ्लो इन इंटीग्रेटेड, ISW में पूछ रहा है प्रोसेस फ्लो क्यों होगा। मैंने वो क्वेश्चन आपको बोला है चेक करने के लिए, हालांकि आंसर जो है इसका दिया हुआ है जनरेशन, ये सी। जो मैंने बोला है कि ट्रांसफर एंड ट्रांसपोर्ट को लास्ट में रखते हैं। ठीक है, किसी ने आंसर अभी तक खोजा नहीं है इसका, मैं भी ट्राई मार रहा हूँ ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन निकालने का बुक से, स्टैंडर्ड बुक से। आप लोग मारिए, ऐसा क्वेश्चन आने का पूरा पूरा चांस है भाई। आ गया आप फिर उसका बोलते रह जाओगे कि ये पहले होना चाहिए था, या एक ऑप्शन यहाँ भी है जिसमें ट्रांसफ़र एंड ट्रांसपोर्ट बीच में कहीं दिया हुआ है, फैसिलिटी सेपरेशन से पहले। ठीक है ना, सोर्स सेपरेट करने, फैसिलिटी सेपरेशन ये लास्ट में हो गया, ये नहीं, ये तो नहीं है। और फैसिलिटी सेपरेशन ये वाला शायद है ना, ये वाला है। तो फिर फंस जाओगे दोनों में। ठीक है, तो इसका भी खोजो, मैं भी ट्राई मार रहा हूँ, कोई ऑथेंटिक सोर्स मिल नहीं रहा है। एक आपको मैंने पहले भी बताया है पिछले भी लेक्चर में, मिनिस्ट्री ऑफ अर्बन हाउसिंग, मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स का एक था, उसमें ये सही बता रहा है इसको। ठीक है, ट्रांसफर एंड ट्रांसपोर्ट को लास्ट में दिया है, क्योंकि अगर ऐसे बीच में डालेगा तो देखो, सोर्स रिडक्शन आपने कर लिया, सोर्स सेपरेशन, वहाँ से भी आपको यहाँ से कलेक्शन करने के लिए भी ट्रांसपोर्ट लगेगा। मैं एक बात बताता हूँ, ठीक है, कलेक्शन से फैसिलिटी सेंटर जाने के लिए भी ट्रांसपोर्ट लगेगा, तो ऐसे तो हर जगह डाल दो। ठीक है, मेरे हिसाब से फाइनल की बात हो रही है, क्या भी बात हो रही है, बट दिस क्वेश्चन नीड्स अ चेक। ठीक है, और बुक में इसका आंसर सी दिया हुआ है, वो भी मैं आपको बता देता हूँ। ठीक है, तो आपको ये इसका देखना पड़ेगा कि क्या है। ठीक है, तो 29 क्वेश्चन में एक रौला है, बट वो अभी तक ऐसा कोई क्वेश्चन आया नहीं है जो हम बोलेंगे गलत हो गया हो। ठीक है ना, तो बस यही है, आ जाएगा तो फिर उसके बाद रोने लगेंगे हम लोग, क्या हो गया ये। ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए केमिकल करेक्टरिस्टिक्स, गलत वर्ड है लेकिन करेक्टरिस्टिक लिखा हुआ सॉलिड वेस्ट। पीएच होता है NPK, नाइट्रोजन ये, और पोटेशियम रेशियो दिया हुआ है। प्रोटीन, प्रोटीन नहीं है, केमिकल करेक्टरिस्टिक्स नहीं है। ठीक है, केमिकल करेक्टरिस्टिक्स पूछ रहा है। ठीक है,
ध्यान से, ठीक है। पीएच वैल्यू, केमिकल कैरेक्टरिस्टिक्स है, नाइट्रोजन, ये सारे हैं, हाँ ठीक है, केमिकल चीज़ें, कार्बन, नाइट्रोजन, ये तीनों चीज़ एक ही बात लिखी हुई है, प्रोटीन ऑड वन आउट करके भी आप उड़ा सकते थे। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए बायोकेमिकल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ सॉलिड वेस्ट। कमाल का लेकिन एआई ऑप्शंस को राइटिंग से गलत लिखता है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए बायोकेमिकल कैरेक्टरिस्टिक्स, नहीं है। देखो फिर से वही आ गया, ठीक है ना, घूम फिर के तनाव फिर से आ जाता है। अब देखो पूछ रहा है नॉट ए बायोकेमिकल कैरेक्टरिस्टिक्स, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और नेचुरल फाइबर, तो इस तीनों में ऑड ऑन आउट करके ही आपको आंसर निकल जाता। लेकिन क्वेश्चन भी पढ़ो कि कह रहा है कि नॉट ए बायोकेमिकल कैरेक्टरिस्टिक्स, ठीक, तो वो लीजिए है, ठीक है, ठीक है। 31 का आप ऑड वन आउट करके भी आंसर निकाल सकते हो, और ऐसे बहुत क्वेश्चन मिलेंगे जहाँ पे ऑड वन आउट हो जाता है। जब ये हम लोग PYQ करेंगे 125 क्वेश्चन वाला, तब हम देखेंगे कि कौन कौन सा क्वेश्चन ऑड वन आउट से हो रहा था। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए टॉक्सिसिटी कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ सॉलिड वेस्ट, कौन सा नहीं है, बार बार ये नोट लगा के क्वेश्चन लेंदी करता है। नॉट ए टॉक्सिसिटी कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ सॉलिड वेस्ट, हैवी मेटल टॉक्सिक होता है, पेस्टिसाइड टॉक्सिक होता है, बायोडिग्रेडेबल फैक्टर कैसे टॉक्सिक हो जाएगा, सी में तो टॉक्सिक लिखा ही है, ठीक है। 32 का डी आंसर सही है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज प्रॉक्सिमेट एनालिसिस, अभी ऊपर बताया था कि एक होता है अल्टीमेट एनालिसिस, एक होता है प्रॉक्सिमेट एनालिसिस, कंट्रीब्यूशन ऑफ MSW, ठीक है। तो प्रॉक्सिमेट एनालिसिस में हम लोग मॉइस्चर कंटेंट भी देखते हैं, वोलेटाइल कंबसिबल मैटर टेस्ट भी देखते हैं, फिक्स कार्बन भी देखते हैं। कार्बोपेस्ट क्या लिखा हुआ है, फिक्स कार्बन लिस्ट है, ठीक है, कार्बन लिस्ट है, ठीक है। तो ये ऑल ऑप्शन आपका करेक्ट है, तीनों चीज़ देखते हैं। फ्यूजन पॉइंट ऑफ एस बोला हुआ, एस का फ्यूजन पॉइंट पूछ रहा है, दैट इज 1100 से 1200 है, दिस इज, ठीक है। द रिजल्ट ऑफ अल्टीमेट एनालिसिस आर यूज टू कैरेक्टराइज द केमिकल कंपोजिशन, द रिजल्ट ऑफ अल्टीमेट एनालिसिस आ गया, पहले अप्रॉक्सीमेट था, अब अल्टीमेट एनालिसिस आ गया, ठीक है। तो द रिजल्ट ऑफ अल्टीमेट एनालिसिस आर यूज टू कैरेक्टराइज द केमिकल कंपोजिशन ऑफ व्हाट, केमिकल कंपोजिशन ऑर्गेनिक मैटर का देखते हैं, ठीक है ना, ऑर्गेनिक मैटर है उसका जो डिकम्पोजिशन हो रहा है वो हम देखते हैं, उसका केमिकल कंपोजिशन, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। द एनर्जी कंटेंट ऑफ द ऑर्गेनिक कंपोनेंट इन म्यूनिसिपल सॉलिड वेस्ट कैन बी डिटरमाइंड बाई, कैसे बता सकते हैं हम, ठीक है। एनर्जी कंटेंट, पहली बात किसका, ऑर्गेनिक कंपाउंड, किसमें, म्यूनिसिपल सॉलिड वेस्ट में जितना ऑर्गेनिक कंपोनेंट है उसका जो एनर्जी कंटेंट है वो हम कैसे डिटरमाइन कर सकते हैं, फुल स्केल बॉयलर से भी कर सकते हैं, लेबोरेटरी बॉम्ब कैलोरीमीटर से भी कर सकते हैं, मॉडिफाइड डनलॉन्ग इक्वेशन भी कर सकते हैं, ये तीनों से कर सकते हैं। तो ध्यान रखें, उल्टा पुल्टा क्वेश्चन आ जाता है। व्हाट इज द एवरेज कैलोरीफिक वैल्यू ऑफ मेडिकल वेस्ट, मिक्स भी बोल दिया, चलो एवरेज कैलोरीफिक वैल्यू ऑफ मेडिकल वेस्ट मिक्स का पूछ लिया है, तो वो है आपको यहाँ पे क्या, 19 से 24 ml/kg। मेगा जूल होता है क्या MJ, स्पाइडरमैन में थी ना MJ, ठीक है, MJ स्पाइडरमैन में थी, पहला जो पार्ट है। सॉलिड वेस्ट मेडिजेन, ठीक है, solid waste generated in a small, medium and large cities and towns are respectively, solid waste generated in a small, medium, and large cities and towns, तो ये पूछा हुआ है तीनों में, स्मॉल, ठीक है, मीडियम और लार्ज सिटी एंड टाउन, स्मॉल सिटी हो गया स्मॉल टाउन होगा, मीडियम सिटी हो गया मीडियम टाउन होगा, लार्ज सिटी लार्ज टाउन में, उसमें पूछ रहा है कि जो सॉलिड वेस्ट जनरेट है उसकी जो कैपेसिटी है वो क्या क्या होगी। तो उसमें आपको अगर इसी हिसाब से चलो, स्मॉल में 0.1 kg टू 0.3 kg एंड 0.5 kg पर कैपिटा पर डे, आपको ये आंसर वहाँ पे दिया हुआ, ठीक है। और ये डैश नहीं है, यहाँ पे आपको कॉमा लगा हुआ है, ध्यान रखिएगा, तीनों अलग अलग है, ठीक है। स्मॉल में 0.1 kg, मीडियम में 0, यहाँ लिख ही देता हूँ, ठीक है, मीडियम में 0.05 और आपको लार्ज में 0.5, ठीक है। kg पर कैपिटा पर डे, पर कैपिटा पर पर्सन होता है, इसे समझिएगा, आगे चलते हैं। विच इज़ नॉट ए थर्मल प्रोसेस, नॉट, अगर ऐसे सॉल्व करें तो पायोलिसिस और इंसिनरेशन तो साफ साफ हट जाता है, थर्मल तो है भाई, है ना, थर्मल तो है, साफ साफ हट गया। अब ये पैलेटाइजेशन क्या होता है और कंपोस्टिंग क्या होता है, हमें तो ये अच्छे से पता है कि जो कंपोस्टिंग है वो थर्मल प्रोसेस तो नहीं है भाई, थर्मल कहने का मतलब हम
और उसमें कुछ अलग से टेम्परेचर बर्निंग वर्निंग ऐसा कुछ तो नहीं कर रहा है ना, वो चीज़ उस सेंस में अगर बात हो रही है यहाँ पे, ठीक है ना, ठीक है। तो कंपोस्टिंग, अब देखो ये नॉट है तो ये तो आंसर सही है, लेकिन आप पूछोगे ये होता क्या है, पैलेटाइजेशन, ठीक है। तो देखो पैलेटाइजेशन, पायोलिसिस एंड इंसिनरेशन, ये तीनों क्या होता है, हाई हीट यूज़ करते हैं, ये तीनों का जो काम है ये हाई हीट यूज़ करते हैं वेस्ट को डिकम्पोज करने के लिए, ठीक है। लेकिन कंपोस्टिंग आपको मैंने ऑलरेडी बताया कि बायोलॉजिकल प्रोसेस है, वो क्या करता है, माइक्रोब यूज़ करता है क्या करने के लिए, ऑर्गेनिक मैटर डिकम्पोज करने के लिए, रिलेटिवली रिलेटिवली लोअर टेम्परेचर, ऐसा नहीं कि बहुत कम टेम्परेचर पे, रिलेटिवली इन तीनों के रिलेटिव में कम टेम्परेचर पे ये करता है, दैट इज वाई डी इज द करेक्ट आंसर। पैलेटाइजेशन भी हाई हीट यूज़ करता है, समझ गए। चलिए बाकी आपको अगर ये जानना है कि पैलेटाइजेशन क्या होता है तो चलो वो भी करते हैं, देखते हैं। पढ़ लेते हैं पैलेटाइजेशन क्या होता है, ठीक है। तो पैलेटाइजेशन हीट इज ए क्रिटिकल प्रोसेस पैरामीटर टिपिकल इन्वॉल्विंग कंडीशन टेम्परेचर 65 to 90 डिग्री वाया स्टीम फॉर बाइंडिंग और हाई टेम्परेचर इंड्यूरेशन फॉर आयरन ओर अप टू 1300 डिग्री सेंटीग्रेड। वाओ, इट इंक्रीजेज ड्यूरेबिलिटी एंड डेंसिटी। ठीक है यार, हीट ये हाई हीट वाला प्रोसेस है, इससे ज़्यादा हम इसमें नहीं घुसना है। तो इसमें कंपोस्टिंग, अगर आपको इस क्वेश्चन, मान लो ऐसा कोई क्वेश्चन एग्जाम में आ गया, आपको नहीं पता है, आपको ये अच्छे से पता है भैया ये कंपोस्टिंग है, बायोलॉजिकल प्रोसेस है, आंख बंद करके टिक लगाना था इसमें नोट पे, ठीक है। द मैक्सिमम टेम्परेचर इन केस ऑफ मीजोफिलिक, अब देखो मीजोफिलिक और थर्मोफिलिक दोनों का रेंज आपको ईएससी वाला पीवाईक्यू में भी करवाया हुआ है। फिलहाल जो 40 का आंसर है वो 42 डिग्री सेंटीग्रेड है, ठीक है, मैक्सिमम टेम्परेचर इन केस ऑफ मीजोफिलिक फेज ऑफ कंपोस्टिंग, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग वेस्ट हैव लोएस्ट कैलोरीफिक वैल्यू, ठीक है, इन चारों का कैलोरीफिक वैल्यू समझते हो, जलने के बाद जितनी उसकी एनर्जी वैल्यू, कैलोरीफिक वैल्यू वही होती है। तो पूछ रहा है कि इन चारों ऑप्शन में भी हम किसी को जलाते हैं, तो सबसे जो कम कैलोरीफिक वैल्यू होती है वो किसकी होती है, आपको पता है डोमेस्टिक वेस्ट की होगी। क्यों, क्योंकि मॉइस्चर कंटेंट इसमें ज़्यादा होगा, ठीक है। डोमेस्टिक यानी कि हाउस होल्ड वेस्ट कंटेंट्स है हाई परसेंट ऑफ फूड स्क्रैप, और अगर फूड स्क्रैप ज़्यादा होगा, ऑर्गेनिक मॉइस्चर भी ज़्यादा होगा, मॉइस्चर भी ज़्यादा होगा, ठीक है। तो अगर मॉइस्चर ज़्यादा होगा तो वो क्या करेगा, कैलोरीफिक वैल्यू को डिक्रीज कर देगा, ठीक है, समझ गए। नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट सीक्वेंस ऑफ डिकम्पोजिशन फेज इन कंपोस्टिंग प्रोसेस, ठीक है। कि आप पूछ रहे हैं कि एक तो पहले बात किया किस प्रोसेस की, कंपोस्टिंग प्रोसेस की, फिर क्या पूछ रहा है कि आप बताइए कि जो कंपोस्टिंग का जो डिकम्पोजिशन फेज होता है तो उसका सही प्रोसेस बताइए। तो मैंने बोला कि ठीक है मैं तो बता ही दूंगा, ठीक है, उसी के लिए बैठा हूँ यहाँ पे। तो जो करेक्ट आंसर है वो आपका है, सबसे पहले तो मीजोफिलिक फेज होता है, ठीक है। तो करेक्ट आंसर है 1324, है ना, देख लिया मैंने सही। पहले मीजोफिलिक होगा फेज, फिर थर्मोफिलिक फेज होगा, ठीक है, एम, उसके बाद लास्ट में क्या होगा, कूलिंग फेज होगा, ठीक है, टू कूलिंग फेज, ठीक है, MTC कूलिंग फेज, उसके बाद लास्ट में क्या हो जाएगा, मैच्योरिंग फेज हो जाएगा, ठीक है ना। दिक्कत हो सकती है, मैं ऐसा नहीं कह रहा हूँ, 2 ऑप्शन भी लास्ट में है, सबको लगेगा लास्ट में कूलिंग फेज है, लास्ट में मैच्योरिंग फेज होता है, ठीक है। 42 का आंसर भी करेक्ट है, ठीक है। डुअल चेक करेंगे 1324 132, ऐसे आंसर की दे रहा हूँ मैं आपको, डुअल चेक करके 3 AI लगा के उसका डुअल चेक अभी भी हो रहा है, तो जल्दीबाजी नहीं करेंगे कोई क्वेश्चन सॉल्व करने में, ठीक है। यहाँ पे डुअल चेक करेंगे और जिन क्वेश्चन में दिक्कत है वो डिस्कस करेंगे, ठीक है। बहुत फंसता है यार बाद एग्ज़ाम देने के बाद, ठीक है। अभी एक क्वेश्चन देखना आपने, वो क्या हुआ था खेल लास्ट में, हालांकि तो 13 क्वेश्चन डिलीट होना अपने आप में शर्मनाक बात है किसी भी इंजीनियरिंग एग्जामिनेशन में, बहुत ही शर्मनाक बात है, ठीक है। लेकिन उसके बाद भी क्या हुआ था कि फाइनल आंसर की 6 आई, ठीक है, 6 की 6 फाइनल आंसर की आई, और उसके बाद क्या हुआ मैं बताता हूँ, एग्जैक्टली यही हुआ है। तो 6 आंसर की आ गई, तो पेपर 5 और पेपर 6 होता है आपका कोर सिविल का पेपर, ठीक है ना। तो इफ़ आई एम करेक्ट, पेपर की आई, पेपर 5 तुरंत 10 मिनट में रिवाइज हुई थी, 10 मिनट या 1 घंटे की विंडो में रिवाइज हुई थी दोबारा, मतलब फाइनल आ गई सारी, फिर से इसको 10 मिनट के अंदर दोबारा रिवाइज किया था, क्यों, वो वेब क्रिपलिंग वाला जो था वो चेंज करने के लिए, ठीक है। तो इसीलिए मैं बोलता हूँ कि इसलिए थोड़ा ऑथेंटिक चीज़ खोजते हैं वो
2 बार इधर से वेरीफाई करना वो अभी बताते हैं, फिर डिस्कस भी करेंगे। तो उससे क्या होगा कि आपको थोड़ा सा कंसेप्ट क्लैरिटी आएगी और खुद में कॉम्पिटेंसी भी डेवलप होती है इस प्रोसेस से। ठीक है, आई होप मेरा पॉइंट आप समझ गए होंगे कहने का। ठीक है, द मैक्सिमम टेम्परेचर इन केस ऑफ थर्मोफिलिक फेज। फिर देखो मेसोफिलिक से कहाँ पे आ गया आपके पास, थर्मोफिलिक पे। तो जब उससे तो बढ़ेगा ही ना 42 से, यहाँ नहीं जाएगा, यहाँ तक चला जाएगा। ठीक है, दोनों रेंज बताया हुआ है आपको। ये CPYQ देखना, व्हाट इज़ द ऑप्टिमम टेम्परेचर फॉर एरोबिक कंपोस्टिंग। ठीक है, यही फंसा था क्वेश्चन एक, सब पूछ रहे कि भाई इसका क्या होगा नहीं होगा। देखो 45 में जो है ना ऑप्टिमम टेम्परेचर पूछा हुआ है एरोबिक कंपोस्टिंग का। ठीक है, इसका आंसर पहले हम बताता हूँ मैं आपको कि बुक में क्या दिया हुआ है। 44 का जो आंसर है वो आपको बुक में 70 डिग्री सेंटीग्रेड दिया हुआ है, ये आपका बुक का आंसर है। और मेरे हिसाब से भी दिस इज़ मोस्ट करेक्ट ऑप्शन, क्योंकि देखो अब इसका एग्जैक्ट आंसर कहीं नहीं मिल रहा है। ठीक है, मैंने अपना वो जो बुक देखा है उसमें भी अप्रॉक्सीमेट मैं खोज रहा हूँ, अभी मिल नहीं रहा है उसको, क्योंकि ऐसे पन्ना बाय पन्ना और उसको कुछ भी इंडेक्स में भी देख रहा हूँ तो एग्जैक्ट पता नहीं लग रहा है क्या देखना है। बट कोई ऐसी बुक होगी जहाँ पे स्टैंडर्ड बुक, स्टडी मटेरियल नहीं कोचिंग का, स्टैंडर्ड बुक होगी, वहाँ पे आपको देखना पड़ेगा इसका है। बाकी मैं बताता हूँ इसमें है क्या क्या चीज़। मैंने जहाँ तक सोर्स रिफाइंड घुमाया है 55 डिग्री सेंटीग्रेड से 65 डिग्री सेंटीग्रेड का रेंज मिला है। अगर फ़ारेनहाइट में देखेंगे तो ये 131 डिग्री फ़ारेनहाइट से आपको जो रेंज है 149 डिग्री, जो फॉरेन रिसोर्सेज में फ़ारेनहाइट में लिखते हैं, तो फॉरेन रिसोर्सेज में फॉलो किया था वहाँ पे ये आपको रेंज मिल रहा है। ठीक है, लेकिन जब तीनों AI मैंने घुमाया है, ठीक है, तो वो तीनों AI, तीनों का आपका डीप सीक, ठीक है, चैट GPT और आपका जेमिनाई, ठीक है, ये तीनों के तीनों बोल रहा है कि सी इज़ द करेक्ट आंसर। ठीक है, तो आपको थोड़ा सा इसमें देखना पड़ेगा। और मैं बताओ हर एक चीज़ का जहाँ मुझे डाउट होता है मैं स्टैंडर्ड बुक या IS कोड का रेफरेंस खोज के हमेशा उस पर बिलीव करता हूँ। ठीक है, अब इसमें एक्सप्लेनेशन में क्या लिख रहा है वो देखो, ये लिख रहा है कि 70 डिग्री इज़ द करेक्ट आंसर। ठीक है, अब वो लिख भी रहा है कि सम टेक्स्ट साइट्स, कुछ टेक्स्ट आपको बताते हैं कि 55 से 65 डिग्री इज़ द करेक्ट आंसर, कुछ ऐसा बताते हैं। बट इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ दिस ऑप्शन 60 डिग्री टू 70 डिग्री इज़ द ऑफन द रेंज ऑफ रैपिड सैनिटाइजेशन। कह रहा है कि अगर आप इन चारों, बहुत ही लॉजिकल एक्सप्लेनेशन है कि इन चारों ऑप्शन को देखो तो 60 से 70 डिग्री का जो है ना रेंज, इसमें क्या होता है रैपिड, इसमें क्या होता है रैपिड सैनिटाइजेशन होता है। ये एक वर्ड लिखा है, रैपिड सैनिटाइजेशन होता है 60 से 70 डिग्री में रैपिड सैनिटाइजेशन होता है, यानी कि उसमें जो फालतू कचरेदार जो बैक्टीरिया की ज़रूरत नहीं है वो मरता है। सैनिटाइजेशन का मतलब आपको यही होता है। ठीक है, इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ दीज ऑप्शंस 60 टू 70 डिग्री इज ऑफन द टारगेट फॉर रैपिड सैनिटाइजेशन। ठीक है, उसके बाद क्या बोलता है कि मेंटेनिंग ए टेम्परेचर हाई इनफ टू सैनिटाइज। ठीक है, इतना टेम्परेचर हाई कर दो कि वो सैनिटाइज तो हो जाए। ठीक है, वो सैनिटाइज हो जाए, इतना हाई टेम्परेचर कर दो कि वो सैनिटाइज तो हो जाए। ठीक है, नॉट सो हाई एज टू किल द बैक्टीरिया। ठीक है, नॉट सो हाई एज टू किल द बेनिफिशियल कंपोस्टिंग बैक्टीरिया, दैट इज द की। ये लिख रहा है कि इतना हाई कर दो कि सैनिटाइज हो जाए कंपोस्ट आपका, बट इतना हाई कर दो कि उसमें जो बैक्टीरिया जो है वो बैक्टीरिया है वो किल ना हो। ठीक है, दैट इज़ वाई 70 डिग्री इज़ द बेस्ट आंसर। तीनों AI और जो बुक का जो आंसर की वो 70 डिग्री सेंटीग्रेड बोल रहे हैं। बट यू आर मोस्ट वेलकम, अगर आपको कोई ऑथेंटिक इन्वायरमेंटल इंजीनियरिंग या इन्वायरमेंटल जनरल बुक आती है IS वगैरह की, कोई स्टैंडर्ड रेफरेंस आपको उसका मिल जाता है तो यू आर मोस्ट वेलकम, मुझे पिन कर देना, मैसेज कर देना या कमेंट सेक्शन में या टेलीग्राम ग्रुप में कहीं भी डाल देना। तो बुक का और सबका आंसर 70 डिग्री सेंटीग्रेड ही है, रेंज मैंने आपको बता दी है। ठीक है, चलिए, व्हाट इज़ द ऑप्टिमम कार्बन बाइनर। ये तो 30 से 50 था अगर मुझे याद है, तो 30 to 50 है इसका रेशियो, तो 30 आंसर होना चाहिए 45 का सी। वही है, चलो। व्हाट इज़ द ऑप्टिमम मॉइस्चर कंटेंट फॉर कंपोस्टिंग। तो कंपोस्टिंग के लिए जो ऑप्टिमम मॉइस्चर कंटेंट है वो क्या है। ठीक है, कंपोस्टिंग के लिए जो ऑप्टिमम मॉइस्चर कंटेंट है वो क्या है, 50 से 60%। ठीक है, चलो। व्हाट इज ऑप्टिमम मॉइस्चर कंटेंट फॉर कंपोस्टिंग 50-60%। व्हाट इज द डेंसिटी ऑफ हाई क्वालिटी कंपोस्ट। अगर आपका बहुत अच्छा कंपोस्ट है, हाई क्वालिटी कंपोस्ट आपने बनाया, उसकी डेंसिटी क्या होनी चाहिए, 500 से 800 ग्राम पर लीटर। ठीक है, ये आपका कंपोस्ट का डेंसिटी होना चाहिए। व्हाट इज सैलिनिटी ऑफ हाई क्वालिटी कंपोस्ट। व्हाट इज सैलिनिटी, सैलिनिटी ऑफ हाई, सैलिनिटी वही खारापन, ऐसे तो वही उसका वही मतलब निकलता है। ऑफ हाई क्वालिटी कंपोस्ट का जो सैलिनिटी है वो आपसे पूछ रहा है क्या है,
जो 48 है ये भी डेटा बेस्ड है, तो ये आपका 1 to 8 KCl पर ग्राम है। ठीक है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एरोबिक कंपोस्टिंग, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एरोबिक कंपोस्टिंग टेक्निक। नॉट एरोबिक, बेंगलोर नहीं लिखा है क्या? इंदौर तो एरोबिक है। विंडो कंपोस्टिंग में भी हमको क्या मिलेगा, मतलब ऑक्सीजन तो मिल ही जाएगा। वर्मी कंपोस्ट में भी ये देखो मुझे भी नहीं पता, ठीक है, मैं भी फर्स्ट टाइम ये क्वेश्चन कर रहा अभी। अगर ऐसे देखो तो ये बायो मेथेनेशन या जो भी लिखा हुआ है, मिथेनेशन लिखा भी गलत है। हाँ ये बायो मिथेनेशन है, METH यहाँ मिसिंग है। ठीक है, तो यही होना। अब देखो आपको तीनों आंसर से पता लग गया ना, दिस इज कॉल्ड एलिमिनेशन। ये सिंपल क्वेश्चन था इसलिए आप कर लिए आराम से। तो इंडोर तो पता ही एरोबिक होता है। ठीक है, विंडो से हवा मिलती रहेगी, ऑक्सीजन मिलता रहेगा। वर्मी कंपोस्टिंग ऑलरेडी आपको मालूम है एरोबिक होता है। तो ऑप्शन एलिमिनेट करके ही आपको डी आंसर मिल जाता है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग मेथड इज ए गुड एग्जाम्पल ऑफ एनारोबिक कंपोस्टिंग। एनारोबिक बेंगलोर नहीं क्या, अरे मैंगलोर ये रहा ना। और भी क्या क्या मेथड लिख दिया 50। तो आपको पता है बेंगलोर में कौन रहते हैं? अन्ना एनारोबिक। ठीक है। वर्मी कंपोस्टिंग इज कैरिड आउट इन टेम्परेचर। वर्मी कंपोस्टिंग का आपको टेम्परेचर पूछ रहा है, दैट इज 25 डिग्री C। केचुली मरनी नहीं चाहिए। ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग कंपोस्टिंग मैथड यूजुअली टेक लो कंपोस्ट। पहली बात क्या पूछा, कंपोस्टिंग मैथड। उसका क्या पूछ रहा है, टेक्स लोए कंपोस्ट। LOWE नहीं है भाई। ठीक है, लोएस्ट। अच्छा ये ओमिट है, तो विच वन ऑफ द फॉलोइंग कंपोस्ट मेथड यूजुअली टेक लोएस्ट प्रोड्यूस स्टेबल कंपोस्ट। ठीक है ना, टेक्स यूजुअली टेक लोएस्ट। ठीक है ना, लोएस्ट स्टेबल कंपोस्ट। इतना आसान नहीं है यार क्वेश्चन निकालना बुक सबसे, तो वही है। ठीक है ना, ये वर्मी कंपोस्टिंग, इसका जो आंसर है देखो 52 का आंसर ये वर्मी कंपोस्टिंग सही है। ठीक है। इन्वेसल इन्वेसल विंडो कंपोस्टिंग और इन्वेसल कंपोस्टिंग ये दोनों नहीं है, इंडोर मेथड भी नहीं है। क्वेश्चन क्या था मुझे भी थोड़ा सा पढ़ने में डाउट हो रहा है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग कंपोस्टिंग मेथड यूजुअली टेक्स लोएस्ट मॉइस्चर। हाँ नहीं, मॉइस्चर होता तो नहीं होता। यूजुअली टेक लोएस्ट प्रोड्यूस स्टेबल कंपोस्ट। लोएस्ट प्रोड्यूस स्टेबल कंपोस्ट। चलो ठीक है, आंसर इसका वर्मी कंपोस्ट था। देखेंगे यार, इसको सर्कल में करता हूँ। 52 का एक्चुअल में क्वेश्चन ओमिटेड है। क्या है, बुक छापा हुआ है भाई। ठीक है। द रेंज ऑफ मॉइस्चर कंटेंट इन सॉलिड वेस्ट फॉर वर्मी। द रेंज ऑफ मॉइस्चर कंटेंट इन सॉलिड वेस्ट फॉर वर्मी कंपोस्ट। देखो ये क्या ना, एक सीरीज से ऐसे करके ओमिटेड था। ठीक है, तो यहाँ जो वर्ड लिखे हैं वो ओमिट हो गया। ठीक है, मैं देखता हूँ यहाँ पे। द रेंज ऑफ मॉइस्चर कंटेंट इन सॉलिड वेस्ट फॉर वर्मिंग कंपोस्टिंग मेथड, ये लिखा हुआ है फॉर वर्मिंग। ठीक है, फॉर वर्मी कंपोस्टिंग, ये है आपका क्वेश्चन। ठीक है, द रेंज ऑफ मॉइस्चर कंटेंट इन सॉलिड वेस्ट फॉर वर्मी कंपोस्टिंग मेथड। ठीक है, मॉइस्चर कंपोनेंट पूछ रहा है, तो ये ऑलरेडी आपको मालूम है 70 से 90%। ठीक है, द रेंज ऑफ मॉइस्चर कंटेंट इन सॉलिड वेस्ट उसमें उतना रहना चाहिए, ध्यान रखना। एनारोबिक कंपोस्टिंग, ठीक है, यहाँ तो कुछ नहीं ओमिट है ना भाई। एनारोबिक कंपोस्टिंग इज द बायोलॉजिकल कन्वर्शन ऑफ, ठीक है, बायोडिग्रेडेबल, बायो यहाँ पे बायोडिग्रेडेबल है। ठीक है, ध्यान रखेंगे। एनारोबिक कंपोस्टिंग इज द बायोलॉजिकल कन्वर्शन ऑफ बायोडिग्रेडेबल ऑर्गेनिक मटेरियल्स इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन एट टेम्परेचर लोअर देन। एनारोबिक टेम्परेचर वो पूछ रहा है, तो लोअर देन व्हाट। अब इसमें तो देखो 30 तो नहीं, 50 नहीं, 70 तक तो हम पीछे ही गए थे, तो इससे तो कम ही होना चाहिए। अब आपको थोड़ा सा क्लियर हो रहा है, एरोबिक कंपोस्टिंग था, एनारोबिक कंपोस्टिंग था थोड़ा सा, इसलिए मुझे थोड़ा सा की जो है ना वो गलत नहीं लगता है। बाकी 54 को डुअल चेक करते हैं। ठीक है, ठीक है, तो 54 का 93 इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, बायोगैस मेनली कंसिस्ट ऑफ किससे बनता है, इसका आंसर मीथेन होना चाहिए। ठीक है, इसका आंसर आपको मीथेन होना चाहिए। CH4, इसको मार्स गैस भी बोलते हैं। ठीक है, 55।
है ना। व्हाट इज़ द टाइम टेकन बाय, देखो ये ओमिटिंग वाला था, व्हाट इज़ द टाइम टेकन बाय बेंगलोर मेथड टू कन्वर्ट द वेस्ट टू कंपोस्ट, ये लिखा हुआ, व्हाट इज़ टाइम टेकन बाय बेंगलोर, GLOR बेंगलोर मेथड। अच्छा क्वेश्चन है भाई, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ओमिट हो गया तो क्या हुआ। व्हाट इज़ द टाइम टेकन बाय बेंगलोर मेथड टू कन्वर्ट, ठीक है, द वेस्ट टू कंपोस्ट, कन्वर्ट द वेस्ट टू कंपोस्ट, आपसे टाइम का पूछ रहा है, तो ये है आपका 6 मंथ है, ठीक है, सी आंसर है 6 मंथ्स, ठीक है, ध्यान रहेगा 6 मंथ है। उसके बाद है द बैंगलोर मेथड ऑफ कंपोस्टिंग, द बैंगलोर मेथड ऑफ कंपोस्टिंग, ठीक है, वॉज डेवलप्ड बाय, ये सब क्वेश्चन मिस नहीं करना, मैं कुछ भी मैं बार बार कह रहा हूँ, ठीक है, डॉक्टर LN आचार्य, ACHARY, LN आचार्य। 58, अब यहाँ पे बेंगलोर मेथड हो गया, इंदौर मेथड का जनक पूछ रहा है, का जनक किसने इंदौर मेथड को बनाया था, ठीक है, तो ये जो थे इंदौर मेथड का जो बनाया था, A हॉवर्ड और YD यशवंत, A हॉवर्ड, हॉमिट है ये, A हॉवर्ड एंड यशवंत डी, दिस इज द करेक्ट आंसर, ये है। कोयम्बटूर मेथड ऑफ कंपोस्टिंग फिर पूछ रहा है, अलग अलग मेथड ऑफ कंपोस्टिंग है, तो वो मैनिकन ने किया था, कोयम्बटूर मेथड ऑफ कंपोस्टिंग, इसका जो आंसर है मैनिकन है, मैनिकन, ध्यान नाम याद रखें। NADP, नाडेप मेथड ऑफ कंपोस्टिंग, ये किसने इंट्रोड्यूस किया था, ठीक है, ये ND, डी ऑप्शन ओमिटेड है, डी ही है, ND पंडारी पंडे, वाह, पंडारी पंडे। अलग अलग मेथड ऑफ कंपोस्टिंग भी है जो आपको जनरल बुक्स में देखने को मिलेगा भी नहीं, तो ये जो नाडेप मेथड ऑफ कंपोस्टिंग है, ये आपको ऑप्शन डी जो है दैट इज़ करेक्ट, ND पंडारी पंडे इन्होंने इन्वॉल्व किया था। तो ये चारों मेथड आपका हो गया, देखो बेंगलोर मेथड का भी आपको पता लग गया किसने बनाया था, इंदौर मेथड का पता लग गया, उसके बाद आपको कोयम्बटूर मेथड का पता लग गया, फिर नाडेप मेथड का आपको पता लग गया, चारों पता लग गया। उसके बाद इसी नाडेप मेथड का पूछ रहा है आपको कि जो मेथड ऑफ कंपोस्टिंग है उसमें जो टाइम टेकन है वो कितना लगेगा, ठीक है, 61 का, तो वो आपको 4 मंथ है, ठीक है। इंसिनरेशन क्या होता है आपको अच्छे से पता है, एक्सोथर्मिक प्रोसेस होता है, ठीक है, और जो इंडोथर्मिक में पायरोलिसिस आता है, ठीक है। सिन गैस क्या होता है, जो गैसिफिकेशन से सिन गैस मिलता है, आपको अच्छे से याद होगा, गैसिफिकेशन इज ऑल्सो ए प्रोसेस, गैसिफिकेशन उससे आपको सिन गैस जनरेट होता है, और ये CO+H2 निकलता है इससे, ठीक है। पायरोलिसिस is a thermal process where organic material present in waste are broken under temperature greater than, हाँ 500 से 1000 तक भी जाता है ये, सीधी बात है, पायरोलिसिस के बारे में पूछ रहा है, ठीक है, तो ये एब्सेंस ऑफ एयर है, ठीक है, 64 का 62 का बी आंसर है, आसान क्वेश्चन है। द नेचर ऑफ इंटरनल रिएक्शन, द नेचर ऑफ इंटरनल रिएक्शन इन पायरोलिसिस प्रोसेस, पायरोलिसिस में इंडोथर्मिक होता है, बताया मैंने आपको 65 का, ठीक है। आउट ऑफ द हीट कंबाइंड इन द वेस्ट हाउ मच हीट इज रिकवर्ड, कितना है, ठीक है, कितना जो हीट कंबाइंड वेस्ट में उतना कितना हीट रिकवर हो पाता है 66 में, तो आपको 67 टू, ऑप्शन डी एलिमिनेट हो गया है, वो आपको है 67 टू 75% हीट जो है, इतना ही हीट आपको रिकवर हो पाता है, डी इज़ द करेक्ट आंसर। गैसिफिकेशन इज़ द पार्शियल कंबसन, देखो ये गैसिफिकेशन बहुत लोग पूछ रहे थे, 3 तरीका होता है, ठीक है ना, तो गैसिफिकेशन इज द पार्शियल कंबशन ऑफ ऑर्गेनिक मैटर इन व्हाट, ठीक है, गैसिफिकेशन इज द पार्शियल कंबशन ऑफ ऑर्गेनिक मैटर इन व्हाट, इन प्रेजेंस ऑफ, अलग ही डेफिनेशन है इसका, रेस्ट्रिक्टेड क्वांटिटी ऑफ ऑक्सीजन, ठीक है, एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन में तो हम लोग क्या लिखते हैं, ये लिखते हैं, प्रेजेंस ऑफ, ये नहीं, प्रेजेंस में इंसिनरेशन होता है, और रेस्ट्रिक्टेड क्वांटिटी ऑफ ऑक्सीजन है तो गैसिफिकेशन, तो ये सब है ना, वो नहीं करना इसमें कि गैसिफिकेशन मारा तो वो सही है, एकदम डिफरेंट तरह का इसका डेफिनेशन दिया हुआ है, कि बिल्कुल कंट्रोल्ड अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन प्रोवाइड करते हैं इसमें हम लोग, और इससे सीन गैस निकलता है,
ठीक है। द प्रोसेस ऑफ गैसिफिकेशन आर कैरिड आउट एट टेम्परेचर, जो गैसिफिकेशन के बारे में पूछ रहा है, इसका जो प्रोसेस है उसका जो कैरी आउट टेम्परेचर कितना है, ये 500 से 1000 है। लोकेशन क्राइटेरिया फॉर नो लैंडफिल एज पर इन्वायरमेंटल रेगुलेशन, ठीक है, जो लोकेशन क्राइटेरिया पूछ रहा है नो लैंडफिल, ठीक है, एज पर इन्वायरमेंटल रेगुलेशन गाइडलाइन, ठीक है, ये आपको 200 मीटर नो लैंडफिल है, तो 200 मीटर आसपास तो बिल्कुल नहीं होनी चाहिए लेक और पॉन्ड के, और रिवर के 100 मीटर के आसपास नहीं होना चाहिए, और कोई पब्लिक पार्क के 300 मीटर आसपास नहीं होना चाहिए। बिल्कुल सही है, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ठीक है। नंबर 70, विच ऑफ द फॉलोइंग सॉलिड वेस्ट डिस्क्राइब द टर्म म्यूनिसिपल सॉलिड वेस्ट। म्यूनिसिपल सॉलिड वेस्ट नॉन हजार्डस होता है। द ऑर्गेनिक मटेरियल ऑफ द सॉलिड वेस्ट विल डिकम्पोज, ठीक है, बाय द एक्शन ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म। विच ऑफ द फॉलोइंग प्लान्स आर यूज एज ए वेस्ट मैनेजमेंट प्लान, कौन सा ऐसा प्लान है जो यूज होता है एज ए वेस्ट मैनेजमेंट प्लान, ठीक है। तो इंटीग्रेटेड प्लान ही हम लोग करते थे, बट चेक करेंगे 72 का भी है क्या, यस, ISWM इंटीग्रेटेड सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट प्लान हम लोग करते हैं, सबको साथ लेके चलना है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज डन ऑन एन इंडिविजुअल लेवल, सोर्स रिडक्शन बताया हुआ है, घर में ब्लेड का अलग करना, कचरा अलग करना, फूड वेस्ट अलग करना, घर से करेंगे तो ज़्यादा बेहतर होगा। ISWM इंटीग्रेटेड सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट। विच ऑफ द बिलो इज़ नॉट एन आइडिया बिहाइंड, ठीक है, देखो आइडिया बिहाइंड, देखो इसमें कुछ नहीं था, ये PYQ भी है, बाकी बहुत सब PYQ है भाई, ये भी PYQ होगी। कहने का मतलब क्या है, स्टॉप वेस्ट जनरेशन हम क्यों करेंगे, ठीक है ना, हम लोग कंट्रोल कर सकते हैं, स्टोरेज एंड कलेक्शन कर सकते हैं, डिस्पोजल, ये क्यों करेंगे, अगर ना भी पढ़ो ना तो ये तीनों एक लाइन में है और ये बिल्कुल अलग लाइन में है, तो ऑड वन आउट करके आप एक ऑड को निकाल सकते हैं। द नंबर ऑफ फंक्शनल कंपोनेंट ऑफ सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट इज, पूछ रहा है द नंबर ऑफ फंक्शनल कंपोनेंट ऑफ सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट 76 का, ये 3 बोलते हैं हम लोग, ठीक है। ये ऑलरेडी मैंने बताया हुआ है कि इसको पहले 76 का कि डिस्पोजल करना, एसिमुलेट करना, ये सारी चीज़ें हैं आपको एक बार डुअल चेक करेंगे, 3 का 3 ही आंसर बता रहा है ना, ठीक है, 76 का 3 आंसर है, ठीक है, ठीक है। वाइल सम मॉडल्स लिस्ट मोर, ये भी कह रहा है कि कुछ कुछ मॉडल्स लिस्ट मोर, देखो ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन नहीं मिलता है कहीं, ठीक है, बट द 3 कोर फंक्शनल ऑफ SWM, ये बोल रहा है कि कोर पिलर्स, अगर इनकी बात की जाए तो ये जो कोर पिलर्स हैं उसमें 3 ही बता रखा है, ठीक है, कंट्रोल, ठीक है, कंट्रोल, कलेक्ट एंड डिस्पोज, अलग टर्म भी यहाँ पे आ सकता है, ठीक है, कंट्रोल, कलेक्ट, डिस्पोज, ये और भी, बट ये 3 ही है, कहने का मतलब है यहाँ पे डिफरेंट टर्म्स आ जाएंगे, बट ये है तो 3 ही, ठीक है। तो दैट इज़ वाई ऑथेंटिक इसलिए ज़रूरी होता है। अब वो विच ऑफ द फॉलोइंग वेस्ट डज नॉट कॉल द म्यूनिसिपल सॉलिड वेस्ट, इसमें से कौन सा ऐसा वेस्ट है जिसको आप म्यूनिसिपल सॉलिड वेस्ट नहीं बोलोगे, तो बायोमेडिकल वेस्ट को नहीं बोलेंगे, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग मेथड इज गुड वे ऑफ डीलिंग विद द सॉलिड वेस्ट प्रॉब्लम, तो बेस्ट ऑप्शन तो रिसाइकिल ही होता है, ठीक है, बेस्ट ऑप्शन रिसाइकिल होता है। जो भी इस वे में पूछा है इको फ्रेंडली वे में आपसे पूछ रहा है, ठीक है, तो रिसाइकिल ही होता है, ठीक है। 79, द प्रॉब्लम एसोसिएटेड विद द मैनेजमेंट ऑफ सॉलिड वेस्ट, प्रॉब्लम, ठीक है, किस में, मैनेजमेंट में, किसका मैनेजमेंट में, सॉलिड वेस्ट का मैनेजमेंट में, इन टुडे सोसाइटी कॉम्प्लेक्स है, क्यों है भाई, ये बात है, मैनेजमेंट थोड़ा कॉम्प्लेक्स है, क्यों है, क्योंकि क्वांटिटी ऑफ वेस्ट बहुत ज़्यादा है और अलग अलग तरह के वेस्ट, दोनों सही है ऑप्शन, और बहुत अच्छा भी क्वेश्चन है, नाइस, आसान है बट अच्छा भी है, ठीक है, क्योंकि बहुत ज़्यादा क्वांटिटी ऑफ वेस्ट और इतना वेराइटी ऑफ वेस्ट आ रहा है भाई कि उसको बहुत ही डिफ़िकल्ट है, मतलब मैनेज करना, किया जा रहा है। फ़िलहाल 1 अप्रैल से आपने सुना होगा पूरे देश में और बिहार में भी जो नया कोड है वो लागू हो गया है SWM का, और उसमें 4 अलग अलग कलर के, मैंने पिन किया हुआ, अभी देखना मेरा जो चैनल में पिन मैसेज यही है कि 4 अलग अलग कलर के डस्टबिन है, ठीक है, वो पिन मैसेज देखना आप, 4 अलग अलग कलर के डस्टबिन है और वो किस डस्टबिन में कौन सा वेस्ट रखना है स्पेसिफिकली बताया गया है। दैट इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट एंड वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फ्रॉम आवर एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू, ठीक है। EPA क्या होता है, इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन एजेंसी, ये होगा ना, और तो कुछ नहीं है, हाँ और क्या। EPA कब इस्टेब्लिश हुआ था, 81, तो ये हुआ था, अरे भाई इस्टेब्लिश कब हुआ था वो पूछ रहा है क्या, आंसर इसका जो है डी है, 1770 बता रहा है, ठीक है, डबल चेक करेंगे यार,
एक बार डबल चेक कर लेते हैं, डबल चेक करने में कोई बुराई नहीं है। ठीक है, डबल चेक करेंगे। 1970 बता रहा है। द यूनाइटेड स्टेट्स इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन एजेंसी यूएस वॉज एस्टेब्लिश ऑन दिसंबर 2 1970 है भाई, 1770 नहीं, दिस इज 1970। वही तो बोल, इतना पुराना कैसे हो जाएगा, 1970 है। ठीक है 1970 है, एक दो और चेक कर लूँ। 2 दिसंबर 1970 ठीक है, 1970 अभी भी है। द EPA एक्ट आया था 1986 को, बट ये पूछ क्या रहा है, इस्टेब्लिश कब हुआ था EPA। इस्टेब्लिश तो यहाँ पे AI में 1970 ही दिखा रहा है, बाकी सर्च में भी द ऑरिजिन्स ऑफ EPA, हाँ 1970 दिखा रहा है, जुलाई 1970। ठीक है ठीक है, 1970 इज़ द आई थिंक द करेक्ट आंसर। 5-6 सोर्स इतना देर में घुमा दिया मैंने। अंडर द रूल ऑफ गवर्नमेंट गाइडलाइन, कहता है सरकार का जो रूल है, गाइडलाइन है फॉर सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट, कौन सा फॉलो होता है। आपको याद रखना है, जो 2016 वाला रूल था, ठीक है ना, उसमें म्यूनिसिपल वर्ड मेंशन नहीं है। सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट SWM ये लिखा है। ये चारों ऑप्शन में उल्टा पुल्टा है। सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट रूल्स 2016 ये पूरा नाम है, तो आप इसको ये बोल सकते हो, बट म्यूनिसिपल वर्ड नहीं है, और ये ऐसे भी कोई ठीक नहीं था। अभी वाला देखना आप, अपडेटेड सब कुछ है, बट ऑप्शन के हिसाब से टिक करना, हमेशा बोलता हूँ। अपडेटेड आएगा तो ठीक है, नहीं अपडेटेड आए तो पुराना वाला। वंदे मातरम, जय हिंद। ठीक है, नॉन डिस्पोजल ऑफ सॉलिड वेस्ट अगर हम नहीं करेंगे तो वो क्या कर देगा भाई, किस चीज़ का स्प्रेड कर देगा, रोडेंट रिलेटेड प्लेग। रोडेंट क्या होता है, जैसे आपको गिलहरी हो गया, ठीक है ना, और ऐसी चीज़ें, चूहा हो गया, रैट हो गया, हाउस रैट हो गया, ये सब है। कैपीबारा, कैपीबारा है क्या, नहीं। ये 83 का सी आंसर है, चेक कर लें। ठीक है, यही है। ठीक है, अब देखो द टर्म, ये यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, रिफ्यूज़। द टर्म रिफ्यूज़ जनरली नॉट इंक्लूड, तो ये क्या इंक्लूड नहीं करता है, एक्सक्रीटा। एक्सक्रीटा लिखा है, चलो नहीं लिखा, हम यहाँ लिख देते हैं ऑप्शन में, EXCRETA, दिस इज़ द आंसर, अगर नहीं भी टाइप हुआ है तो। ठीक है, तो रिफ्यूज़ में जो होता है वो एक्सक्रीटा नहीं होता है, और एक्सक्रीटा को नाइट सॉइल भी बोलते हैं, जो ह्यूमन हम लोग वेस्ट पॉटी जिसको बोलते हैं आसानी शब्दों में, वही हो गया एक्सक्रीटा। क्या कमाल है भाई, एक्सक्रीटा चारों ऑप्शन में टाइप भी नहीं हुआ क्या। नॉन पोटेसेबल सॉलिड एसेस, अच्छा ये SS 2 बार हो गया, तो आप इसको मान लो कि यहाँ पे एक्सक्रीटा मैंने लिख दिया। ठीक है, नेक्स्ट पे चलें। बेस्ड ऑन वेस्ट बायोडिग्रेडेशन मैकेनिज्म डिफरेंट काइंड ऑफ बायोरिएक्टर लैंडफिल इंक्लूड्स, अलग अलग तरह का वेस्ट बायोडिग्रेडेशन मैकेनिज्म में डिफरेंट काइंड ऑफ बायोरिएक्टर लैंडफिल में क्या क्या इंक्लूड होता है। तो वो होता है आपको एरोबिक और एनारोबिक रिएक्टर होगा ही, और दोनों होगा तो ऑल ही हो जाएगा, हाइब्रिड भी है। ठीक है, द मैक्सिमम मीथेन प्रोडक्शन इन एनारोबिक बायोरिएक्टर लैंडफिल अकर्स एट ए मॉइस्चर कंटेंट ऑफ, एनारोबिक बायोरिएक्टर लैंडफिल है, ठीक है, उसमें मैक्सिमम मीथेन प्रोडक्शन अकर्स एट ए मॉइस्चर कंटेंट ऑफ व्हाट, 60 to 80%। ऑप्टिमल कंडीशन फॉर मीथेन प्रोड्यूसिंग बैक्टीरिया इन केस ऑफ एनारोबिक बायोरिएक्टर लैंडफिल आर ए pH ऑफ ग्रेटर देन। ठीक है, किसके लिए ऑप्टिमल कंडीशन पूछ रहा है, मीथेन प्रोड्यूसिंग बैक्टीरिया के लिए। ठीक है, किस केस में, एनारोबिक बायोरिएक्टर लैंडफिल के केस में। ठीक है ना, ठीक है, तो आर ए pH पूछ रहा है कि उसकी इतनी pH की वैल्यू कितनी होनी चाहिए, तो 87 में जो है वो आपको 6.5 होनी चाहिए। ठीक है, अब आते हैं 88 पे। ठीक है, अब आते हैं हम 88 पे। ये हाई कैलोरीफिक वोलाटाइल, हाई वोलाटाइल ऑर्गेनिक एसिड टू अल्कलाइनिटी रेशियो, अगर 0.25 से, ऑर्गेनिक एसिड टू अल्कलिनिटी रेशियो है, ऐसे लिखा है क्या, ऑर्गेनिक एसिड ऐसा है क्या, ऐसा लिखा है क्या, और ग्रेटर देन 0.25 लिखा है, तो ऐसा होना चाहिए। मैं चेक करूँ एक बार। 88, ए हाई वोलाटाइल ऑर्गेनिक एसिड, हाई वोलाटाइल ऑर्गेनिक एसिड टू अल्कलिनिटी रेशियो ग्रेटर देन, हाँ ठीक है, इंडिकेट द लीचेट माइट हैव। तो ये क्या करता है, जो इसका अगर ऐसा है 0.25 से ज़्यादा है रेशियो, तो ये क्या दिखाता है कि लीचेट का जो करेक्टरिस्टिक्स है वो क्या होगा, लो बफरिंग कैपेसिटी होगा। ठीक है, द मीथेन कंपोनेंट ऑफ LEG इन एनारोबिक रिएक्टर, अब 88, हाँ, द मीथेन कंटेंट ऑफ LEG इन, ये LEG है, LEG क्या होता है, एक सेकेंड, LEG में बताता हूँ आपको। ये क्वेश्चन भी क्योंकि थोड़ा सा आपको मेरे को फंसा था, 88 89 है ना। ठीक है, तो ठीक है, लैंडफिल गैस बोलते हैं उसको।
ठीक है, LEG नहीं है भाई, ये LFG है। ठीक है, ये होता है L फॉर लैंड, F फॉर फिल और G फॉर गैस। तो मीथेन कंटेंट ऑफ LFG इन एनारोबिक बायोरिएक्टर इस 40% से कम है। तो ये क्या दिखाता है? अब यहाँ पे देखो इस क्वेश्चन में ये है कि जो आंसर इसका दिया हुआ है 89 का, वो ये दिया हुआ है कि वेस्ट ज़्यादा सेचुरेटेड भी होता है, ड्राई भी, दोनों ऑप्शन दिया हुआ है, बोथ। ठीक है, ठीक है, मैक्सिमम सोर्स। बट ये बुक क्या बोलता है? बुक ने इसका आंसर बी दे दिया है 89 का। और मैं चेक कर लूँ 89 का बी है या नहीं है। 89 का आंसर जो है आपको सॉरी, बुक में सी दिया हुआ है, बोथ। ठीक है, 89 का सी। बहुत ऐसे सारे सोर्सेज हैं, बहुत ऐसे सारे सोर्सेज हैं जहाँ पे इसको सीधा टू वेट बोल के छोड़ दिया है। ठीक है, तो लेकिन बुक में भी आंसर है ये, और जो तीनों AI ने भी आंसर सी मारा है, और कुछ एक सोर्स है वो दिखा है टू वेट। तो दोनों आंसर है 89 का सी मेरे हिसाब से। इसको भी एक बार चेक लगाना है। द केमिकल नेम ऑफ डायोक्सिन पूछ रहा है कि डायोक्सिन का केमिकल नेम पूछ रहा है आपसे। ठीक है, केमिकल नेम ऑफ डायोक्सिन पूछ रहा है। तो जो 90 नंबर क्वेश्चन है उसका जो आंसर है, और इसमें टाइप नहीं हुआ, 2378 हुआ है कहीं पे, हाँ ये रहा 2378 टेट्रा क्लोरो डाइबेंजो पैराडायोक्सिन। ठीक है, ICDD। दिस इज द करेक्ट आंसर, दिस इज द करेक्ट आंसर। तो केमिकल नेम ऑफ डायोक्सिन के अभी आगे चर्चा करेंगे थोड़ा सा। द केमिकल नेम फॉर डायोक्सिन क्या है? 2378 टेट्राक्लोरो डाइबेंजो पैरा डायोक्सिन। दिस इज द केमिकल नेम फॉर डायोक्सिन। ये डायोक्सिन क्या होता है ना, हमारी बॉडी में जाता है तो क्या करता है, फैट टिश्यू में घुस जाता है। ठीक है ना, और ये फैट लविंग होता है ये। ठीक है, डायोक्सिन कहाँ पाया जाता है? मीट में, डेयरी प्रोडक्ट में। ठीक है ना, यहाँ पाया जाता है। और WHO बोलता है, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन की रिपोर्ट है कि डायोक्सिन जो है हमारे बॉडी में 7 से 11 साल तक रह सकता है। यानी कि हाफ लाइफ, जैसे रेडियो एक्टिव सब्सटेंस की हाफ लाइफ होती है ना, इसका जो हाफ लाइफ होता है वो 7 से 11 साल होता है। ठीक है, इतनी चीज़ें जानी, नेक्स्ट चलते हैं। द नेम डायोक्सिन इज ऑफन यूज्ड बाय द फैमिली ऑफ स्ट्रक्चरली एंड केमिकली रिलेटेड। क्या रिलेटेड? पॉलीक्लोरिनेटेड, पॉलीक्लोरिनेटेड बायोफिनाइल, PCB कहीं पे लिखा हुआ है, हाँ PCB। तो डायोक्सिन है वो स्ट्रक्चरली और केमिकली इस फैमिली से, PCB से रिलेटेड है। ठीक है, 92। डायोक्सिन्स आर मेनली बाय प्रोडक्ट ऑफ, किसका बाय प्रोडक्ट है डायोक्सिन? ठीक है, 92 में। तो ये आपको इंडस्ट्रियल मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस में भी, वोल्केनिक इरप्शन में भी और फॉरेस्ट फायर में सब में मिलता है। पता नहीं मैंने वो कैसे लिखा है भाई। ठीक है, चलो चलो आगे आते हैं। वंस देखो यही क्वेश्चन था, एक ये क्वेश्चन है जहाँ पे मुझे ये कंट्रोवर्सी लग रहा है बुक का। ठीक है, पढ़ते हैं। अगर डायोक्सिन आपकी बॉडी में इंटर कर जाता है तो बहुत टाइम तक आपकी बॉडी में रहता है। क्यों? क्योंकि ये फैट लविंग है, आपके फैट टिश्यू में घुस जाता है डायोक्सिन। बॉडी के जो फैट टिश्यू है वहाँ पे डायोक्सिन बैठ जाता है जाके, फैट लविंग है ये डायोक्सिन। तो व्हेन दे आर स्टोर्ड इन द बॉडी, ठीक है, द हाफ लाइफ इसका पूछ रहा है कि बॉडी में कितना देर तक ये रहेगा, हाफ लाइफ इसकी बॉडी में, ह्यूमन बॉडी में कितनी है। बुक में जो इसका आंसर है 93 का इसका बुक में ए आंसर दिया 1 to 3 ईयर्स। ठीक है, बट WHO का जो गाइडलाइन है मैंने देखा है अभी जस्ट, ठीक है, WHO गाइडलाइन में इसको बोलता है 7 to 11 ईयर्स। ठीक है, WHO में इसको भी आप, क्वेश्चन भी अच्छा है, क्वेश्चन भी अच्छा है, और इसको आप क्या करेंगे, चेक भी करेंगे। ठीक है, आप यहाँ देखेंगे WHO वेबसाइट पर लिखा हुआ है 7 से 11 साल तक इसका हाफ लाइफ ह्यूमन बॉडी में रहता है। ठीक है, नेक्स्ट, शॉर्ट टर्म एक्सपोजर ऑफ ह्यूमन टू हाई लेवल ऑफ डायोक्सिन में रिजल्ट इन, शॉर्ट टर्म एक्सपोजर ऑफ ह्यूमंस टू हाई लेवल ऑफ डायोक्सिन, ये किस में है? शॉर्ट टर्म एक्सपोजर, हाई लॉन्ग टर्म एक्सपोजर नहीं है। ठीक है, बहुत ज़्यादा एक्सपोजर होगा लेकिन बहुत कम टाइम के लिए होगा, तो उससे क्या हो सकता है आपको? उससे आपको स्किन लेजन्स हो सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है लॉन्ग टर्म एक्सपोजर टू हाई लेवल, अगर बहुत हाई लेवल का एक्सपोजर हुआ है और बहुत लंबे टाइम तक के लिए हुआ है तब तो आपका खतरा है भैया, इम्पेयरमेंट ऑफ इम्यून सिस्टम। और इम्यून सिस्टम एक बार इम्पेयर हुआ, ख़राब हुआ, आपको कोई भी बीमारी होगी आपकी जान ले लेगी वो। दैट इज़ वाई इम्यून सिस्टम आपका स्ट्रांग होना चाहिए। विटामिन सी का अच्छा कंजम्पशन कीजिए। ठीक है, इसी से याद आया कि एक साइंस का क्वेश्चन था, ऐसे ही सर्कल होता है कि विटामिन सी, कोई भी ऐसा मीट प्रोडक्ट शायद नहीं है जिसमें विटामिन सी अवेलेबल होता है। ठीक है, नेचुरली ऐसा कुछ है,
तो वो सिर्फ आपको वेज में ही मिलेगा। ऐसा कुछ था जैसे कि नींबू में मिलता है वो मिलता है, ठीक है, तो उसमें नहीं मिलता है। देखना कौन सा टर्म था, मैं भी क्योंकि साइंस अभी तक पढ़ा नहीं है मैंने, ठीक है, तो वो भी देखना। क्या है भूल रहा हूँ मैं। 95 क्वेश्चन कंप्लीट हो गए यहाँ पे, तो यहीं तक लेक्चर था आपका आज का। सेट आपका कौन था ये, ठीक है, सेट आपका ये 6 है, और इसमें 95 क्वेश्चन थे इस सेट में, ठीक है। और इस 95 क्वेश्चन में जहाँ तक है मैंने आपको बताया कि मुझे 4 क्वेश्चन में डाउट था, ठीक है, मुझे 4 क्वेश्चन में डाउट था, और मैंने आपको सारे क्वेश्चन बता दिए कि कौन कौन से क्वेश्चन में मुझे आपको यहाँ पे डाउट था, ठीक है, आप समझ गए। आप उसको ज़रूर देखेंगे क्योंकि जो भी क्वेश्चन यहाँ से स्टार्ट हो रहे हैं वो बुक के क्वेश्चन है, स्टैंडर्ड बुक के, और ये क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट है, कोई भी क्वेश्चन आपको फालतू नहीं लग रहा होगा। सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, ऑब्वियसली 15-20 क्वेश्चन तो रिपीटेड ही है, ठीक है, बट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। या तो कमेंट सेक्शन में लिखिए या स्क्रीनशॉट लेके मुझे बताइए, क्योंकि मैं अकेला इतना ज़्यादा मतलब ज़्यादा नहीं कर पाऊँगा, जितना है उतना ट्राई मार रहा हूँ, बट ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी है, और आपको इसका मुझे बताना भी है जहाँ जहाँ मैंने सवाल पूछा है। तब तक के लिए राधे राधे, आपका दिन शुभ हो।